तुझे नाज है हसीन है तेरे गुलस्तां को ज़वाल क्या। मुझे फ़ख्र है इश्क हूँ जो जाल ना दूँ तो कमाल क्या। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू रज़िया सुल्ताना यूट्यूब चैनल। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में आशु सलीम का लिखा हुआ खूबसूरत लेटेस्ट नोवेल विलन। होपफुली आपको ये नोवेल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आएगा। जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद अच्छी तहरीरें सुनने के लिए अच्छा सा कमेंट कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। तो चलें स्टार्ट करते हैं विलन एपिसोड 1। तुझे नाज है हसीन है तेरे गुलिस्तां को ज़वाल क्या। मुझे फ़ख्र है इश्क हूँ जो जाल ना दूँ तो कमाल क्या। वो पसीने में शराबूर पुश अपस करने में मगन था। गरीन आंखें घनी पलकों की बार के पीछे बंद थी। होंठों से थोड़ा ऊपर मौजूद तिल पसीने में पूरा भीगा हुआ था। गर्दन तक आते हल्के घुंघरियाले काले स्याह बाल इस वक्त पोनी में बंद थे। जब उसकी पुश अपस की तादाद पूरी हो गई तो उसने पहले अपनी गरीन आंखें खोली, फिर झटके से खड़ा हुआ। काले रंग का टॉवल उठाकर उसने पहले अपना चेहरा साफ किया और फिर गर्दन। उसके बाद उसने इस टॉवल को दूर उछाल दिया जो बेंच प्रेस मशीन पर जाके गिरा। फिर बराबर में रखी ट्रॉली से जूस का गिलास उठाकर अपने सुर्ख लबों से लगाया। उसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। आज उसने फिर अपने ही कुल बनाए गए पुश अपस के रिकॉर्ड को तोड़ा था। वो खुद से भी जीत गया था। वो जीत जाता था। हारना तो जैसे उसके मुकद्दर में था ही नहीं। वो हमेशा ही जीत जाता था, हर किसी से, हर मामले में। चाहे वो जीत छोटी हो या बड़ी, जीतना तो उसके मुकद्दर में ही लिखा था। ये था माविया आलम, बारिश आलम का सबसे फहाल और अल्लडला वली अहद। एकदम परफेक्ट, हर मामले में परफेक्ट। खूबसूरती, स्टेटस, दौलत, शोहरत, ओहदे और प्यार, इन सब में परफेक्ट था वो। माविया आलम को कभी कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। उसने हमेशा हर चीज़ वक्त से पहले मिली थी और शायद इसी चीज़ ने उसे इतना मगरूर और खुद पसंद बना दिया था। माविया आलम के बाद आलम वारिस का एक और बेटा था, कैफ आलम, जो अभी अब्रॉड की यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहा था। एवरग्रीन एकेडमी की सेकंड फ्लोर पर बनी 9वीं क्लास में वो स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल समझाने में बेहद मसरूफ़ थी। बार बार गालों को छूती, लिट को कानों के पीछे करती, वो अच्छी खासी उलझन का शिकार थी। अब उसे अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। काश उसने अल्तान की बात मानकर बालों की स्टेप कटिंग ना करवाई होती तो अभी इस उलझन का शिकार नहीं हो रही होती जो बार बार चेहरे पे आती लिटों को पीछे करने के चक्कर में वो हो रही थी। मिस हजिल, ये प्रैक्टिकल कब तक सबमिट करवानी है। किरण अपनी जगह से खड़ी होती धीरे से चलती अपनी टीचर के पास आई। आप सबके पास सिर्फ 3 डेज़ हैं। मंडे को सब अपने प्रैक्टिकल जर्नल सबमिट करवाएंगे। हजिल ने अपनी शहद रंग आंखें उठाकर पहले किरण को देखा, फिर पूरी क्लास को मुखातिब करके कहा, ओके मिस। सब बच्चे एक जुबान होकर बोले। बेल की आवाज़ पर हजिल ने अपनी किताबें समेटी, बैग कंधे पे डाला, एक हाथ से दुपट्टा सर पर ओढ़ा और दूसरे हाथ से किताबें पकड़ी। फिर अपनी शहद रंग आंखों से पूरी क्लास पर एक नज़र डाली और क्लासरूम की जानिब बढ़ गई। ये थी हजिल हालिद साहिब की सबसे छोटी और ज़हीन बेटी। दो बेटों के बाद पैदा होने वाली हज़ल हालिद साहिब की अल्लडली बेटी थी। उनका ताल्लुक एक नॉर्मल घराने से था। हालिद साहिब के 2 बड़े बेटे थे, आर्यान हालिद और हाज़म हालिद। इसके बाद उनकी छोटी और अल्लडली बेटी हजिल हालिद थी। हज़ल ग्रेजुएशन के बाद एवरग्रीन एकेडमी में केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ाती थी। आजकल काफ़ी देर से नहीं आ रही तुम घर। हजिल जब घर में दाखिल हुई तो कल की तरह बहुत लेट हो चुकी थी। आलिया बेगम से आज फिर हजिल को देर से वापस आते देखा तो उन्होंने हजिल से पूछ लिया, आजकल स्कूल में कम्युनिटी हीरोज़ एप्रिसिएशन डे की तकरीब के लिए इंतज़ामात और डेकोरेशन हो रही है, इसी वजह से मैं रोज़ाना देर से आ रही हूँ। हजिल ने पानी का गिलास होंठों से लगाते हुए जवाब दिया, और कब है ये प्रोग्राम। इस थर्सडे को है। अच्छा चलो सही है, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर हमें जमील भाई के घर भी जाना है। ताया अब्बू के घर क्यों जाना है। हजिल ने धड़कते दिल के साथ हैरत से पूछा। बताया तो था, इल्तान कल रात वापस आ गया है, उसी से मिलने जाना है।
ओह अच्छा, हाँ मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी, हज़िल ने अपनी मुस्कुराहट को छुपाते हुए कहा, पर उसके लहजे से उसके अंदर का हाल पता चल रहा था। क्या वाकई भूल गई थी? आलिया बेगम ने हज़िल की चमकती आंखों को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ मैं सच में भूल गई थी और मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, वरना देर हो जाएगी हमें। हज़िल ने जल्दी से पानी का गिलास ख़त्म किया और फ़ौरन उठकर अंदर कमरे में चली गई। आलिया बेगम ने ऐवें उसके भागने वाले अंदाज पर मुस्कुरा कर उसे देखा। इल्तान जमील हज़िल खालिद के ताया का बेटा था, जो अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में 6 महीने के लिए दुबई गया हुआ था। हज़िल के ताया का घर उनके पड़ोस में ही था। आलम पेविलियन के ऊपर वाले मंजिल पर बना एक कमरा मुअत्तर खुशबू से फैला हुआ था, जो माविया आलम के अपने ऊपर बेतहाशा परफ्यूम करने की वजह से था। माविया ड्रेसिंग के सामने खड़ा अपने ऊपर परफ्यूम छिड़क रहा था। ग्रीन आंखें सामने शीशे में नजर आते अपने अक्स पर टिकी हुई थी। गर्दन तक आते काले बाल अब पोनी में बंद नहीं थे, हल्के खुले होने की वजह से उसकी पूरी गर्दन को ढके हुए थे। उल्टे हाथ में घड़ी पहनने के बाद अब वो ड्रेसिंग से अपने नाम का बैज उठाकर अपने यूनिफॉर्म पर लगा रहा था। पूरी तरह तैयार होने के बाद उसने एक तनकीदी निगाह अपने ऊपर डाली और फिर परफ्यूम की शीशी उठाकर एक बार फिर अपने ऊपर स्प्रे किया। अपनी तैयारी से मुत्तमिन होते हुए उसने मुस्कुराकर शीशे में नजर आते अपने अक्स को देखा। मुस्कुराने से उसके होंठों के ऊपर मौजूद मोटा तिल मजीद नुमाया हो गया था। गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग मॉम। डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए माविया ने पहले से डाइनिंग टेबल पर बैठे बारिस आलम और अपनी माँ महरूसा को मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग विश किया। उसके आने से पूरे माहौल में उसके परफ्यूम की मुअत्तर खुशबू हर जगह फैल गई थी। मॉर्निंग बेटा, महरूसा ने माविया को जवाब देते स्लाइस उठाकर माविया के करीब किया। तुम कैब को लेने एयरपोर्ट नहीं जाओगे? बारिस आलम ने माविया को पुलिस यूनिफॉर्म में तैयार देखकर पूछा। मैं पुलिस स्टेशन से ही चला जाऊंगा डैड, शाम 7 बजे तक पहुंच जाएगा वो। माविया ने स्लाइस पर बटर लगाते हुए बारिस आलम को जवाब दिया। ध्यान रखना कहीं लेट ना हो जाओ और सिक्योरिटी के बगैर नहीं जाना। डोंट वरी डैड, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा और गार्ड्स भी साथ ही होंगे। लेकिन क्या आपको नहीं पता कैफ कितना चिढ़ता है इन सब प्रोटोकॉल से? माविया ने बारिस की बात पर स्लाइस पर बटन लगाते हाथ रोककर बारिस को देखा, फिर मुस्कुराते हुए मुत्तमिन करने वाले अंदाज में जवाब दिया। ये सब तुम्हारी और कैफ की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। माविया ने बारिस की बात समझते इस बात में सर हिलाया। वो हैंड कैरी के साथ तेज़ी से चलता हुआ इधर उधर नजरें दोहराता आगे बढ़ रहा था। माविया आलम को तलाशने में उससे ज़्यादा देर नहीं लगी। उसे सामने ही गार्ड्स के साथ माविया आलम अपनी शानो शौकत के साथ पुलिस यूनिफॉर्म में सन ग्लासेस लगाए खड़ा था। कैफ पर नज़र पड़ते ही उसने कैफ को वेलकम वाली मुस्कुराहट पास की और कैफ की जानिब आगे बढ़ा। कैफ भी माविया को देखकर मुस्कुराते हुए माविया से गले मिलने के लिए आगे बढ़ा। आर यू ब्लाइंड? देख कर नहीं चल रहे क्या तुम? कैफ आगे बढ़ रहा था कि सामने से आते हाजिम से बहुत बुरी तरह टकराया और हाजिम के हाथ में मौजूद कॉफ़ी ने कैफ की वाइट शर्ट को बुरी तरह ख़राब कर दिया। आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी में था। हाजिम ने पीछे होकर फौरन माजरत की। जल्दी में थे तो क्या अंधे बनकर चल रहे थे? अभी कैफ हाजिम पर बरस रहा था कि इल्तान और माविया भी उनके करीब आ गए। सॉरी ब्रो, हाजिम गलती से तुमसे टकरा गया, इल्तान ने बीच में बोलकर सुलह करवानी चाहिए। इट्स ओके, इल्तान की बात का जवाब कैफ की बजाय माविया ने दिया और फिर कैफ के कंधे पर अपना बाजू फैलाकर उसे लेकर आगे बढ़ गया। गार्ड्स कैफ का सामान लेकर उनके पीछे आ रहे थे। चलो हाजिम, बाहर बाबा, चचा, आर्यन भाई गाड़ी में वेट कर रहे हैं हमारा, इल्तान ने हाजिम को देखकर कहा। इल्तान भाई, कितना बदतमीज था ये लड़का, हाजिम ने कैफ की पुश्त को घूरते हुए कहा। छोड़ो हमें क्या, इल्तान हाजिम को बोलता उसे लेकर बाहर की जानिब बढ़ा। इस बात से वो दोनों बेखबर थे कि माविया ने उनकी बात सुन ली है और उन्हें पीछे मुड़कर देख। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? आलिया बेगम ने महमूद बेगम से गले मिलते हुए कहा। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारे भाई तुमसे और खालिद से बहुत नाराज़ हैं। महमूद बेगम ने आलिया बेगम से मिलने के बाद हज़िल को साथ लगाकर प्यार किया, फिर उन्हें लेकर अंदर कमरे में बढ़ी। क्यों जमील भाई, क्यों नाराज़ हैं हमसे? एक ही गली में रहते हुए जब महीनों मिलने नहीं आओगे तुम दोनों, तो नाराज़ तो नहीं होंगे क्या?
हज़िल बच्ची तो फिर भी मिलने आ जाती है, लेकिन तुम दोनों तो बिल्कुल भी इधर का रास्ता नहीं देखते। आपका शिकवा अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है भाभी, लेकिन यकीन माने बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता घर से निकलने का। अस्सलाम वालेकुम चाची, कैसे? अभी आलिया बेगम की बात पर महमूद बेगम कुछ कहती कि इल्तान ने ड्राइंग रूम में आकर सलाम किया। वो डोरबेल की आवाज़ से ही समझ गया था कि कौन आया है, इसलिए तैयार होकर फ़ौरन ड्राइंग रूम में आया। वालेकुम सलाम। इल्तान कैसे हो बेटा? आलिया बेगम ने अपनी जगह से खड़े होकर इल्तान को प्यार किया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ चाची, आप सुनाएं कैसी हैं आप? आप चाचा कैसे हैं? आर्यान भाई और हाजिम ठीक हैं? इल्तान ने एक नज़र हज़िल को देखकर पूछा। हम सब बिल्कुल ठीक हैं, पर तुम मुझे बहुत कमज़ोर लग रहे हो। इल्तान, इन 6 महीनों में अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा तुमने। आलिया, मैं भी इल्तान से यही कह रही थी, इसने बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखा। पता नहीं वहाँ क्या करता रहा है, देखो कितना कमज़ोर होकर वापस आया है। आलिया बेगम के जवाब में इल्तान को कुछ कहता कि महमूद बेगम फ़ौरन से बीच में बोलकर आलिया बेगम की बात का साथ दिया। नहीं चाची, मैं तो बिल्कुल वैसा ही हूँ जैसा यहाँ से गया था। मम्मा को तो हमेशा ही मेरी सेहत पर वहम रहता है। आप ये सब छोड़िए, ये बताइए कि आप मुझसे मिलने कल रात क्यों नहीं आई? मैंने आपका कल कितना इंतज़ार किया था। इल्तान ने यह शिकवा हज़िल को देखकर किया था, जो खुद को इग्नोर किए जाने पे मुंह फुलाकर नाराज़ सी बैठी थी। एक तो इल्तान ने सबकी खैरियत पूछी, पर उसकी नहीं पूछी। कल खालिद साहिब, आर्यान और हाजिम कल इल्तान से मिल लिए थे, क्योंकि वो तीनों जमील साहिब के साथ इल्तान को लेने एयरपोर्ट गए थे। लेकिन आलिया बेगम और हज़िल उसकी थकन के ख्याल से उससे मिलने रात को नहीं आए थे, और इल्तान ने सिर्फ आलिया बेगम को देखकर कहा वो उन्हें कल याद कर रहा था। तो क्या हज़िल को याद नहीं किया था उसने? ऊपर से उसने भी अभी तक हज़िल पर सिर्फ 1-2 दफ़ा ही नज़र डाली थी, बाकी उसे इग्नोर कर रहा था। हम तो कल रात को तुमसे मिलने आना चाह रहे थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि तुम थके हुए हो, तो इसलिए कल मिलने नहीं आए। इल्तान अच्छी तरह समझ रहा था कि कल किसने आने से मना किया था। दनानीर कहाँ है? अब उन्होंने इल्तान से उसकी बहन का पूछा। सो रही है। दनानीर को अभी आपके आने का पता नहीं चलता ना, इसलिए अभी तक सो रही है। कैफ जब माविया के साथ घर में दाखिल हुआ तो उसके इस्तकबाल वैसे ही हुआ जैसे होना चाहिए था। वो 4 साल बाद अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके लौटा था, और वो वैसे भी महरूसा बेगम का लाडला था, तो सब उसके घर आने पे खुश भी थे। मैंने आप सबको बहुत मिस किया, ख़ासकर भाई आपको। इस वक्त सब डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे, जब कैफ ने बिना किसी को मुखातिब करके कहा। जब कैफ अब्रॉड में था तो सारा साल महरूसा बेगम और बारिश साहिब उससे मिलने जाते थे, लेकिन इन 4 सालों में माविया कैफ से मिलने नहीं जा सका था। हम सब ने भी तुम्हें बहुत मिस किया। कैफ की बात पर माविया ने मुस्कुरा कर उससे कहा, और उसका कंधा थपथपाया। अब कुछ दिन रेस्ट करके मेरा ऑफिस ज्वाइन कर लो, फजूल एक्टिविटीज़ में नहीं पड़ना। और कुछ दिन का मतलब कुछ दिन ही होता है, बारिश साहिब ने कैफ से कहा। माविया ने अपनी मर्जी से पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली थी, लेकिन जब उसे टाइम मिलता तो वो बारिश साहिब के ऑफिस में भी मदद करता। लेकिन आजकल माविया को टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था, इसलिए बारिश साहिब चाहते थे कि कैफ जल्दी से ऑफिस ज्वाइन करे ताकि उनके काम में हेल्प हो सके। जी डैड, हमें घर में एक फंक्शन रखना है कैफ के वापस आने की खुशी में, ताकि सब मिल भी लें कैफ से। महरूसा बेगम ने भी बात में हिस्सा लिया। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप मोम, हमें घर में कैफ के लिए एक फंक्शन रखना चाहिए। माविया ने जिंजर राइस अपनी प्लेट में डालते हुए कहा। ठीक है, फिर इस वीकेंड हम घर पर फंक्शन रख लेते हैं। मेरे दिए हुए गिफ्ट को खोलकर क्यों नहीं देखा तुमने? हज़िल इस वक्त इल्तान के घर के छोटे से लॉन में वॉक कर रही थी, जब इल्तान लॉन में उसके पीछे आते हुए बोला, घर पर जाकर देख लूँगी। हज़िल ने पीछे मुड़कर उसे जवाब दिया, फिर दोबारा से चहलकदमी करने लगी। मेरे सामने क्यों नहीं खोले? अभी इल्तान भी उसके बराबर में चल रहा था। दिल नहीं चाह रहा था अभी देखने का। नाराज़ हो? नहीं, मैं भाई तुमसे क्यों नाराज़ होंगी? हज़िल ने इल्तान को देखकर उल्टा उससे सवाल किया। अच्छा ये बताओ कि कल क्यों मिलने नहीं आई मुझसे? मम्मा ने बताया तो था, आपकी थकन के ख्याल से नहीं आए थे कल मिलने। हज़िल ने एक नाराज़ नज़र इल्तान पर डालकर जवाब दिया। आप? इल्तान ने मुस्कुराहट छुपाकर हैरत से पूछा। हज़िल इल्तान को कभी कभी आप कहकर मुखातिब नहीं करती थी, अब तो उसके पक्का यकीन हो चुका था कि वो कुछ ज़्यादा ही नाराज़ है।
हज़िल ने एक बार फिर अपनी शहद रंग आंखें उठाकर इल्तान को नाराज़गी से देखा, पर कहा कुछ नहीं। अच्छा अब बताओ, ये मुंह क्यों इतना फूला हुआ है? आपने मेरी खैरियत क्यों नहीं पूछी और मुझे इग्नोर भी किया? हज़िल के शिकवे पर इल्तान बेइख्तियार मुस्कुराया। तुम्हारी खैरियत इसलिए नहीं पूछी क्योंकि वो मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा था, और रही बात इग्नोर करने की, तो जो तुमने मुझे इन 6 महीनों में किया है उसका क्या? हाँ, तो तुम मुझसे मिले बगैर दुबई चले गए थे, अब इग्नोर भी नहीं करती मैं। ठीक है, मैं तुमसे मिले बगैर चले गया, तो इसके बदले तुमने मुझे इग्नोर करके अपना बदला पूरा कर लिया। अब बात ख़त्म। इल्तान ने हज़िल के दोनों हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा। कैसे बात ख़त्म? अभी जो अंदर तुमने मुझे इग्नोर किया वो एक्स्ट्रा था, तुम्हें मुझे इग्नोर नहीं करना चाहिए था। हज़िल ने गुस्से में उसकी गिरफ्त में से अपने हाथ निकाले। अंदर में तुम्हें इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, तुम्हारी एक एक हरकत पर नज़र थी मेरी। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि मैंने तुम्हें इग्नोर किया है तो इसके लिए मैं सॉरी करता हूँ। आई एम रियली सॉरी। सॉरी हज़िल हालत। इल्तान ने दोबारा उसके हाथों को अपनी गिरफ्त में लेते हुए कहा। हाँ अब ठीक है, जब तुम्हारी गलती हुआ करे तो फ़ौरन सॉरी कर लिया करो। हज़िल ने नखरीले लहजे में कहा। जैसा आपका हुक्म मैडम, इल्तान ने गर्दन झुकाते हुए कहा। उसके अंदाज पर हज़िल मुस्कुरा दी। हज़िल को मुस्कुराते देखकर इल्तान भी मुस्कुराया। मम्मा आज मैं लेट वापस आऊँगी, मैंने आपको बताया था ना कि आज फंक्शन है स्कूल में। हज़िल ने पराठे का आखिरी नवाला लेते हुए कहा। अब वो जल्दी जल्दी अपनी चाय ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी। लंच भी किया, स्कूल में ही कर लूँगी जी, आज लंच का अरेंजमेंट भी स्कूल मैनेजमेंट ने किया है, हज़िल ने कहा और अपना शिफॉन का दुपट्टा सर पर अच्छी तरह ओढ़ते हुए बाहर निकली, क्योंकि बाहर खड़ी वैन मुसलसल हॉर्न बजाकर हज़िल को घर से निकलने का कह रही थी। और जब वैन में बैठी तो उसकी साथी टीचर मिस अमन पहले से ही वैन में मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम मिस हज़िल, अमन ने हज़िल की तैयारी को देखते हुए कहा। वालेकुम सलाम मिस अमन। हज़िल जो अपना शिफॉन का दुपट्टा संभालने में मसरूफ़ थी, उसने अमन की आवाज़ पर चौंक कर बराबर में देखा और फिर अमन को देखकर उसे सलाम का जवाब दिया। इतनी ख़ास तैयारी, कोई ख़ास वजह है क्या? अमन ने हज़िल की काजल से भरी आंखों में देखते हुए पूछा। नहीं, कोई ख़ास तैयारी तो नहीं है, बस फंक्शन की वजह से तैयार हुई हूँ, हज़िल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। खैर, अच्छी लग रही हो। थैंक्स मिस अमन, हज़िल ने कहा। मेंशन नोट। मिस जवेरिया, ज़रा आप लिस्ट देखकर बताएं कि सारे गेस्ट आ गए हैं ना? नहीं, अभी एक गेस्ट रहते हैं। हज़िल के पूछने पर मिस जवेरिया ने लिस्ट में गेस्ट के नाम देखते हुए जवाब दिया। आधा घंटा रह गया है फंक्शन एंड होने में और वो गेस्ट अभी तक नहीं आए, ज़रा देखकर बताएं कौन है ये साहिब? हज़िल हैरत के साथ गुस्सा भी हुई। एसपी माविया आलम हैं, सुना है बहुत हैंडसम और अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं। जवाब जवेरिया की बजाय मिस अमन की तरफ से आया। जो शख्स वक्त का पाबंद नहीं हो सकता वो किसी अच्छे ओहदे पर फाइज कैसे हो सकता है? अभी हज़िल की बात पर मिस जवेरिया मिस अमन में से कोई जवाब देता कि माविया आलम को गार्ड्स के साथ ग्राउंड में दाखिल होते देखकर सब उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। वो अपनी गाड़ी से उतरकर 2 गार्ड्स के साथ पुलिस यूनिफॉर्म में अपनी ग्रीन आंखों को सन ग्लासेस से छुपाए लंबे लंबे कदम चलता प्रिंसिपल की जानिब बढ़ रहा था। पुलिस की वर्दी में तमगों और बैजों से मुज़य्यन, जो ड्यूटी के सिलसिले में उसको मिली कामयाबियों को नुमाया कर रही थी, वो अपनी शानदार पर्सनैलिटी के साथ स्टेज पर चढ़ा। स्टूडेंट्स और टीचर्स उसे हैरत और इश्तियाक से देख रहे थे। माविया के स्टेज पर पहुंचते ही स्कूल की प्रिंसिपल ने उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया। वैसे एसपी माविया आलम बिल्कुल हॉलीवुड की किसी फिल्म के हीरो की तरह नहीं दिखता, मिस जवेरिया ने बहुत हसरत से देखते हुए कहा। पुलिस यूनिफॉर्म में तो और भी ज़बरदस्त लग रहे हैं। मिस अमन का जोश भी वैसा ही था। अब प्रिंसिपल माविया आलम का तारुफ करवा रही थी। डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत काबिल तारीफ शख्सियत एसपी माविया आलम। ये हमारे आज के बहुत ख़ास गेस्ट में से हैं। उन्होंने हमारे इस इवेंट में आकर हमें बहुत इज्जत बख्शी। प्रिंसिपल ने माविया आलम की चापलूसी करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। कम अज़ कम हज़िल को तो ऐसे ही लग रहा था। शुक्रिया प्रिंसिपल साहिबा, आप सब का भी बहुत शुक्रिया, माविया ने माइक हाथ में लेते हुए कहा। वो पुरजोश तलबा, असातिज़ा और वालिदैन के सामने स्टेज पर खड़ा अपनी स्पीच शुरू कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम माविया आलम है और आप सब मुझे एसपी माविया आलम के नाम से जानते हैं।
एवर ग्रीन अकेडमी की प्रिंसिपल ने मुझे इस फंक्शन में ये कहकर इनवाइट किया कि इस अकेडमी के बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे इंस्पायर होकर पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं आप सबसे मिलकर अपनी पुलिस फोर्स जर्नी शेयर करूं। और ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए मैं अपनी टफ रूटीन से टाइम निकालकर आप सबसे मिलने यहाँ आया हूँ। और ये सुनकर हज़िल का खून खुश्क हो गया। कितना एटीट्यूड और शो ऑफ कर रहा था ये शख्स। मैं आज आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूँगा, और वो ये कहकर सामईन के पुरजोश चेहरों को देखने के लिए एक लम्हे के लिए रुका। मैं जब छोटा था तो एक पुलिस ऑफिसर बनना मेरा ख्वाब था। हालांकि मेरे फादर इस बात के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं थे। वो चाहते थे कि मैं बड़े होकर उनका बिजनेस ज्वाइन करूं, लेकिन पुलिस ऑफिसर बनना मेरा जुनून था, मेरा गोल था, जो मैंने बहुत मुखालफत के बाद भी अचीव किया। और देखिए, मेरा ख्वाब पूरा हो गया। मैं बचपन में पुलिस ऑफिसर इसलिए बनना चाहता था क्योंकि मुझे पुलिस यूनिफॉर्म पहनना था, ये बैज लगाना था। माविया ने अपनी वर्दी पर लगे पुलिस बैज की तरफ इशारा करते हुए कहा। लेकिन बड़े होकर मुझे ये बात समझ आई कि ये सिर्फ एक बैज या सिर्फ एक यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। आप सबकी हिफाजत की जिम्मेदारी, अपनी कौम और अपने शहर की हिफाजत की जिम्मेदारी। माविया ने यह कहकर एक लंबा पोज लिया और फिर पूरे ग्राउंड में नज़र दौड़ाते हुए दोबारा बोलना शुरू किया। मुझे बचपन में ऐसा लगता था कि पुलिस ऑफिसर बनकर आप एक हीरो बन जाते हैं, लेकिन मुझे ये बात बड़े होकर समझ आई कि हीरो बनने के लिए किसी स्पेशल यूनिफॉर्म या किसी बैज की ज़रूरत नहीं होती। हमें हीरो बनने के लिए बस ईमानदार होना पड़ता है, दूसरों का ख्याल करना पड़ता है, उनकी मदद करनी पड़ती है, और हीरो वह सबके अंदर मौजूद होता है। आप सब में एक हीरो छुपा है। अगर आप मेहनत करें, ईमानदारी से काम करें और दूसरों के लिए अच्छा करें, तो आप भी अपने मोहल्ले, अपने शहर और मुल्क के लिए हीरो बन सकते हैं। हीरो पैदा नहीं होता, हमें हमारे काम हीरो बनाते हैं। स्टूडेंट्स के क्लैपिंग करने की वजह से माविया थोड़ी देर के लिए रुका। आप पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं या डॉक्टर या इंजीनियर, आपको कोई भी प्रोफेशन चूज़ करना है, आप वो जब तक नहीं बन सकते जब तक आपके अंदर वो बनने का जुनून नहीं होगा। बस अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको अपने आस जुनून को बरकरार रखना है। माविया ने अपना जमाल मुकम्मल करके अपनी बाएं हाथ में पहनी घड़ी पर नज़र डाली, जैसे टाइम कम हो उसके पास। अब मैं मज़ीद बोर नहीं करूँगा आपको, बस इतना कहूँगा कि आपकी इस जर्नी में कभी भी कोई मुश्किल आए तो इससे घबराए नहीं, उन्हें पूरे कॉन्फिडेंट के साथ फेस करें। वर्क हार्ड एंड अचीव योर गोल्स विद सिंसेरिटी। थैंक यू सो मच। उसके स्पीच ख़त्म होते ही सब जोश से क्लैपिंग कर रहे थे और माविया पूरे कॉन्फिडेंट और भरपूर मुस्कुराहट के साथ स्टेज से उतरकर प्रिंसिपल की जानिब बढ़ गया था। माविया फ़ोन कान से लगाए तेज़ तेज़ कदम लेता जल्दी में कॉरिडोर से गुजरते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था कि सामने से तेज़ी से आती हज़िल से टकराया। हज़िल के हाथ में पकड़ी हुई पानी की बोतल से अच्छा खासा पानी निकलकर माविया के यूनिफॉर्म पर गिरा। या अल्लाह, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं बेदहानी में चल रही थी, इसलिए आपसे टकरा गई। हज़िल ने घबरा कर जल्दी से माजरत की। माविया ने फ़ौरन संभलते हुए अपने यूनिफॉर्म को देखा, जिसमें से पानी टपक रहा था। बिल्कुल, बस इसी शावर की कमी रह गई थी जो आपकी बेदहानी ने पूरी कर दी। हज़िल के ज़ोर से टकराने की वजह से माविया के हाथ में पकड़ा पूरा मोबाइल ज़मीन पर गिर गया था, जिसे गार्ड्स ने आगे भरकर फ़ौरन ज़मीन पर से उठाया और माविया को पकड़ाया। सो सॉरी, ये वाकई गलती से हुआ है, पर आपकी इस गलती ने तो मेरा कीमती वक्त बर्बाद कर दिया ना। वो जो बुरी तरह शर्मिंदा थी और मुसलसल उससे अपनी गलती की माफ़ी मांग रही थी, माविया के रूड बिहेवियर पर गुस्सा हुई। मैंने माफ़ी मांगी तो है अपनी गलती की, आप फिर भी मुझसे इतनी रूडली बात कर रहे हैं। रूड? तुमने पूरा पानी मुझ पर गिरा दिया, मुझसे मुसलसल आर्गूमेंट कर रही हो और मुझे रूड बोल रही हो। रूड ना कहूँ तो फिर क्या कहूँ? आप इतनी बदतमीज़ी कर रहे हैं मुझसे। अगर बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं कर सकती तो फिर देख कर चल लिया करें। माविया पहले ही बहुत जल्दी में था और स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ पिक्चर्स खिंचवाने में वो मज़ीद लेट हो गया था। ऊपर से हज़िल का टकराना और उसके ऊपर पानी गिरा देना उसे मज़ीद गुस्सा दिला रहा था। यानी वो पहले ही लेट था, अब यूनिफॉर्म की वजह से उसे पहले घर जाना पड़ता। वो इस सब में और मज़ीद लेट हो जाता। पता नहीं हर कोई आपको अप्रिशिएट किस बात पर करते हैं। आप तो बहुत बदतमीज़ हैं। हज़िल तो तप गई माविया के लहजे पे।
मैं अप्रिशिएट करने के काबिल हूँ, इसलिए मुझे सब अप्रिशिएट करते हैं। जब भी तो मैं आज यहाँ मौजूद हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आपके तो कोलोफेल में भी तजाद है। अब स्टूडेंट्स के सामने अच्छे बनने की अदाकारी कर रहे थे और मेरे सामने अपनी असलियत दिखा रहे हैं। हाजिल ने अपने सामने खड़े शख्स की आंखों में गुस्से से देखते हुए कहा, जो ग्लासेस के पीछे छुपी हुई थी। ओह शट अप, अपनी हद में रहकर बात करो लड़की, भूलो मत किसके सामने खड़ी हो। डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। माविया ने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भींची, सब जब्त से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। मैं अपनी हद में रहकर ही बात कर रही हूँ एसपी। आप अपनी हद भूल रहे हैं। आपको तो दूसरों से बात करने की तमीज़ भी नहीं है। हाजिल के जवाब पर मुश्किलों से गुस्सा जब्त करते हुए माविया ने उसे घूर कर देखा और फिर उसे बगैर कुछ कहे आगे बढ़ गया। अब उसके कदम एकेडमी से बाहर की जानिब नहीं थे, बल्कि प्रिंसिपल ऑफिस की जानिब थे। मिस्टर टफ कोप, कितना बदतमीज इंसान है ये मिस्टर कहीं का। हाजिल ने माविया की चौड़ी पुश्त को घूरते हुआ कहा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। आर्यन ने सोफे पर बैठते हुए ज़ोर से कहा कि किचन में काम करते आलिया बेगम तक उसके सलाम की आवाज़ पहुंच जाए, और हाथ में पकड़ा हुआ कार्ड सामने टेबल पर फेंकते हुए अंदाज में रखा। वालेकुम सलाम भाई, ये ले। जवाब आलिया बेगम की बजाय हज़ल ने दिया और पानी का गिलास उसके आगे बढ़ाया। आर्यन भाई, ये किस चीज़ का कार्ड है? हज़ल ने कार्ड उठाते हुए तशवीश से पूछा। सर, बारिश का छोटा बेटा बाहर से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके आया है। इसी खुशी में उन्होंने एक पार्टी रखी है, उसका इनविटेशन कार्ड है। Join us to celebrate Kaif Alam return. Dear team, in celebration of Kaif Alam's triumphant return and his achievements, we are cordially invited to an intimate gathering day Sunday 19 November, time 8 p.m. Venue Alam Pavilion. Your presence will add to the joy of the occasion. Sincerely, बारिश आलम। ये सारे अमीरों के ही चोंचले हो सकते हैं, इन्हें समझ जो नहीं आता कि इतना पैसा कहाँ ज़ाया करें। हज़ल ने कार्ड पढ़ने के बाद तंज किया। उन्हें अपनी दौलत शो ऑफ भी तो करनी होती है। आर्यन ने सोफे की पुश्त से सर उठाकर कहा। आप जाएंगे क्या? हाँ, पूरे ऑफिस को बुलाया है, मैं भी जाऊँगा। मैं तो कभी ना जाऊं ऐसे लोगों की पार्टी में। हज़ल ने कार्ड दोबारा टेबल पर फेंकते हुए कहा। क्यों? आर्यन ने हैरत से पूछा। बस मुझे पसंद नहीं है ऐसे लोगों की पार्टी में जाना जहां हर चीज़ की नुमाइश की जाए। ये तो कुछ भी नहीं है। मेरे पिछले बॉस ने तो पूरे ऑफिस को अपने तीसरे वलीमे की अलग से पार्टी दी थी। हाजिम ने हज़ल के आखिरी अल्फाज सुन लिए थे, इसलिए उनकी बात में हिस्सा लेते हुए कहा। तीसरा वलीमा? हज़ल ने हैरत से अपनी शहद रंग आंखों को बड़ी करते हुए पूछा। हाँ, और पार्टी थी भी बहुत शानदार। उफ, कितना फालतू पैसा होता है ना इन लोगों के पास, और अगर यही पैसा किसी गरीब को देने के लिए कहो तो उनकी जान जाती है। हज़ल ने मुंह बनाकर कहा। हाँ, ये तो है। हाजिम ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। दूसरी तरफ आलम पवेलियन के इस पुरताइश इलन में शदीद तनाव छाया था। माविया आलम टांग पर टांग जमाए बैठा मोबाइल की स्क्रीन को बार बार टच कर रहा था। नेवी ब्लू सूट, स्ट्रॉप्स वाली टाई, डायमंड कफलिंग्स पहने, बाल जल से सेट किए, और वो अपनी शानो शौकत और जाओ जमाल से वहाँ बैठा था। सामने हाथ बांधे खड़े लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। मैं आज के फंक्शन में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। आज का फंक्शन आलम के रुतबे के शान शायान होना चाहिए। हर किसी को पता चले कि हम हर खुशी को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। हर किसी को पता चलना चाहिए कि यह फंक्शन आलम फैमिली का फंक्शन है। उसने संजीदगी से कहकर अपने सामने खड़े वर्कर्स पर नज़र डाली। ओके सर, आप बिल्कुल फ़िक्र मत करें, हर काम परफेक्ट तरीके से होना भी चाहिए। मैं हर काम परफेक्ट पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं माविया आलम हूँ, और माविया आलम और उससे जुड़ी हर चीज़ हमेशा परफेक्ट होती है। माविया ने वर्कर्स को देखकर गर्दन अकड़ा कर कहा, फिर वर्कर्स को सब समझाकर उन्हें बाहर जाने का इशारा किया। वर्कर्स के जाने के बाद माविया ने एक दफ़ा फिर कॉल मिलाई, लेकिन इस बार भी नंबर बंद जाने पर उसने कॉल काटी और झटके से उठा। लगता है अब तुमसे खुद मुलाकात करनी ही पड़ेगी, अहमद फराज। वो कोट का बटन बंद करता हुआ मोबाइल हाथ में पकड़ता तेज़ी से वहाँ से निकला। सर, आपसे मिलने कोई साहिब आए हैं, क्या उन्हें अंदर भेज दूँ? अहमद फराज अपने ऑफिस में बैठे थे। लैपटॉप सामने खोल रखा था, लेकिन उनकी परेशान नज़रें लैपटॉप की बजाय हाथ में पकड़े मोबाइल पर थी, जिसको उन्होंने आधे घंटे पहले पावर ऑफ। ग्रे सूट पहने वो सीट से सर टकाए परेशान नज़र आते थे। वो जो अपनी सोचों में मसरूफ़ था, अपने
पी ए की आवाज़ पर चौंका। मुझे किसी से नहीं मिलना अभी, और अभी मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, लेकिन मुझे तो आपसे मुलाकात करनी है अहमद फराज साहिब। माविया एक हाथ से उसके पीए को साइड करता अंदर ऑफिस में दाखिल हुआ। अहमद फराज उसको देखकर फ़ौरन सीधा होकर बैठा और पीए को जाने का इशारा किया। आपने तो मेरे डर से अपना फ़ोन ही ऑफ कर दिया, हालांकि मैंने आपको कितनी कॉल की। फिर एक नज़र अहमद फराज के मोबाइल पर डाले और फिर अफसोस और उदास लहजे में कहा, लेकिन देखिए मैं आपकी मोहब्बत में आपके पास कैसे खींचा चला आया। क्यों आए हो? अहमद फराज ने मुठ्ठियां भींचकर माविया से पूछा। जवाब अपनी रौबदार शख्सियत के साथ टांग पर टांग जमाए कुर्सी पर बैठ चुका था। ग्रीन आंखें उसी पर टिकी हुई थी। अहमद फराज के सवाल पर माविया ने उसे मासूमियत से देखा और आंखें टपटपाई और फिर इस मासूमियत के साथ जवाब दिया, भूल गए हो? चलो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि तुम्हारा एक बेटा भी है जिससे तुम शदीद मोहब्बत करते हो, और तुम ये भी जानते हो कि वो किसके पास है इस वक्त। क्यों आए हो? अहमद फराज ने दोबारा अपना सवाल दोहराया। फ़ाइल लेने आया हूँ, उम्मीद है तुमने सिग्नेचर कर दिए होंगे। अब की बार माविया आलम का लहजा खुदरा था। ग्रीन आंखों में भी संजीदगी उतर आई थी। ये गैर कानूनी है। अहमद फराज की बात पर माविया ने जोरदार कहका लगाया। किसी कमज़ोर शख्स की बेटी को अगवा करके उसके शेयर ज़बरदस्ती अपने नाम करवा लेना भी गैर कानूनी है। तुमने गैर कानूनी तरीके से अरहाम बशीर के शेयर्स अपने नाम करवाए। अब मैं भी यही कर रहा हूँ। फ़र्क क्या है? जानते हो यहाँ फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि तुम अहद फराज हो और मैं माविया आलम। फ़र्क यह है कि मैं किसी की बेटी को अगवा नहीं करता और किसी कमज़ोर शख्स से तो मुकाबला हरगिज़ नहीं करता। माविया आलम मुकाबला भी हैसियत देख कर करता है, लेकिन मेरे स्टेटस पर कोई पूरा उतरता ही नहीं है, इसलिए हमेशा माविया आलम का मुकाबला उसकी खुद की ज़ात से होता है। खैर अब बहुत हो गया, फ़ाइल मेरे हवाले करो, मैं तुम पर केस करूँगा माविया। माविया की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। इल्ताफ सब्ज़वारी को जानते हो? रुक कर उसके जवाब का इंतज़ार किया, फिर खुद ही कहा, उसके शहर के सबसे काबिल, कामयाब और महंगे वकील हैं। फिर माविया ने टांग पर टांग उतारी और आगे होकर राजदारी से कहा, वो मेरे सगे चचा हैं, यू नो, मेरे फादर के छोटे भाई। अहमद ने तिल मला कर उसे देखा। और अब 5 मिनट के अंदर फाइल पर सिग्नेचर करके मुझे दो, फारिग नहीं हूँ मैं। माविया को घूरते हुए उसने दराज से फाइल निकाली। खोलते हुए उस पर सिग्नेचर्स किए और माविया की तरफ टेबल पर ज़ोर से फेंका। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं माविया, याद रखना। पुलिस वाले को धमकी दे रहे हो या फिर माविया आलम को? माविया ने एक आईब्रो उठाकर पूछा, फिर उसके जवाब ना देने पर खुद ही बोला, पुलिस वाले को धमकी दोगे तो शायद बच भी जाऊं, लेकिन अगर माविया आलम को धमकी दोगे तो उस दिन दुनिया में आखिरी दिन होगा तुम्हारा, याद रखना। फिर झटके से खड़ा होकर कोट का बटन बंद किया और गेट की जानिब मुड़ा। गेट की जानिब बढ़ते हुए आधे रास्ते से वापस मुड़ा और अहमद फराज की टेबल के पास आकर टेबल पर दोनों हाथ रखकर अहमद फराज की तरफ झुका। झुकने से गर्दन को ढके बाल आगे हुए और कुछ बाल माथे पर भी गिरे। पता है मेरे प्लान हमेशा कामयाब क्यों होते हैं? क्योंकि मैं हर प्लान से पहले उस पर बहुत सा होमवर्क करता हूँ। मेरे पास पहले से ही प्लान बी और सी होते हैं कि अगर प्लान ए कामयाब नहीं हुआ तो प्लान बी पर अमल कर सकूँ। इसीलिए तो मेरे हर प्लान परफेक्ट होता है, माविया आलम की तरह परफेक्ट। लेकिन तुम लोग तो मेरी सोच तक भी नहीं पहुंच सकते, मुझसे जीतना तो बहुत दूर की बात है। माविया अपनी बात कहकर सीधा खड़ा हुआ, अपने कोट का बटन दोबारा बंद किया, फिर अहमद फराज को एक नज़र देकर फातिहाना और तपा देने वाली मुस्कुराहट होंठों पर सजाई और उसे देखकर एक आंख मारते हुए कहा, हैव अ नाइस डे जेंटलमैन। मुस्कुराते हुए उस ऑफिस से निकलकर अपनी गाड़ी के पास जाकर एक नंबर डायल किया और फ़ोन कान से लगाया। उसे सही सलामत छोड़ दो शफ़ी, कुछ किया तो नहीं उसके साथ? मुकाबिल शख्स का जवाब सुनने के लिए रुका। गुड, उसे उसके बाप अहमद फराज के पास पहुंचाओ, बिल्कुल सही सलामत। और हाँ, मिठाई का बॉक्स ले जाना ना भूलना। शफ़ी से बात करने के बाद उसने एक और नंबर डायल किया। मैंने आपका काम कर दिया है अरहाम बशीर, अब आपका मुझ पर कोई एहसान नहीं। माविया आलम कभी किसी का एहसान नहीं रखता। आप ऑफिस आकर अपनी फ़ाइल ले जाएं। कॉल काटने के बाद अपनी सब्ज़ आँखों को सन ग्लासेस से छुपाया और बहुत तमकनत के साथ गाड़ी में सवार हुआ जैसे वो किसी रियासत का शहजादा हो। मैंने आपका काम कर दिया अरहाम बशीर, अब आपका मुझ पर कोई एहसान नहीं। माविया आलम कभी किसी का एहसान नहीं रखता।
आप ऑफिस आकर अपनी फ़ाइल ले जाएं। कॉल काटने के बाद अपनी सब्ज़ आंखों को सन ग्लासेस से छुपाया और बहुत तमकनत के साथ गाड़ी में सवार हुआ, जैसे वो किसी रियासत का शहजादा हो। गार्ड ने आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और गाड़ी के स्याह विंडोज़ ने अंदर का मंजर बिल्कुल छुपा दिया। कैफ जब अमेरिका में था तब उसकी किसी से लड़ाई हो गई थी और बात हाथापाई तक पहुंच गई थी, क्योंकि अरहाम बशीर का बड़ा बेटा भी अमेरिका में ही था और कैफ के साथ ही पढ़ता था, तो उसने कैफ को बचाया था। कैफ को इन लड़कों से बचाने को एहसान साबित करते हुए अरहाम बशीर ने माविया से मदद मांगी थी, वरना ना ही माविया आलम इतना नेक या रहमदिल था कि उसकी मदद करता और ना ही वो किसी के मामले में अपने मुफादात के अलावा इंटरफेयर करता था। वैसे तो अरहाम बशीर ने उसके पास पुलिस स्टेशन में अहमद फराज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन उनका जोर था कि माविया पुलिस से हटकर खुद कुछ करे। हालांकि माविया आलम अपनी ड्यूटी तो कम अज कम पूरी ईमानदारी से निभाता था, लेकिन फिर भी अरहाम बशीर ने अपने बेटे का एहसान याद कराते हुए उसे जोर दिया कि वो पुलिस की जिम्मेदारी से हटकर इस केस को अपने तरीके से हैंडल करे। अब अगर हम ज़ेबो-ज़र में कदम रखें तो सामने एक छोटा सा लाउंज है। उसके दाएं जानिब किचन में आलिया और हज़ल मौजूद हैं। किचन में हो रहे शोर शराबे से अंदाज़ा होता है कि आज हज़ल की आलिया के हाथों शामत आई हुई है। टमाटर सही से मैश करो, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? आलिया ने एक बार फिर हज़ल को टोका। यार अम्मा, आपको आज का ही दिन मिला था मुझे कोफ्ते का सालन सिखाने के लिए, छुट्टी का दिन भी ख़राब कर दिया। मुझे आज सरतोष के घर जाना था। हज़ल ने बेदिली से देगची में चमचा हिलाया। हाँ में चली जाना, अभी कोफ्ते बनाओ। पता नहीं कोफ्ते किस फारिगुल दिमाग इंसान की ईजाद है। पहले गोश्त की बोटी को मेहनत करके कीमा बनाओ, फिर मेहनत करके इस कीमे को जोड़कर वापस बोटी कोफ्ता बनाओ, फिर सालन तैयार होने के बाद चबा कर इसे फिर कीमा बनाओ। अगर कीमा ही करना है तो कीमे का ही सालन बना लो, इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। हज़ल को कोफ्ते बहुत पसंद थे, पर कोफ्ते को बनाने में जो मेहनत लगती थी वो नहीं पसंद थी। ये बस तुम जैसे काहिल और निकम्मे लोग ही सोचते हैं, जिन्हें मेहनत करने की आदत नहीं होती। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना तो सारे काम कर लिया करती थी। जी, सारी माएँ यही बोलती हैं। अभी आलिया हज़ल की बात का कोई जवाब देती कि दनानीर किचन में दाखिल हुई। क्या पकाया जा रहा है हज़ू आपी? इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, दनानीर ने किचन में आते हुए कहा। फिर आलिया को भी किचन में मौजूद देखकर सलाम किया। वालेकुम सलाम चाची। वालेकुम सलाम, कैसी हो दनानीर? आओ बैठो, इतने दिनों बाद चक्कर लगा। भाई भाभी कैसी हैं? आलिया ने रेफ्रिजरेटर से जूस निकाल कर और दनानीर के सामने रखा। वालेकुम सलाम चाची, बाबा मामा बिल्कुल ठीक हैं और मैं भी फिट फाट हूँ, दनानीर ने आलिया को जवाब दिया। फिर शरारत से मुस्कुराते हुए हज़ल को देखा। और इल्तान भाई भी बिल्कुल ठीक हैं हिज़ो आपी, दनानीर के यूं आलिया के सामने कहने पर हज़ल ने उसे घूरा। आलिया ने शायद सुना नहीं था या फिर सुनकर भी अनसुना कर दिया था। मैं तो ये पूछ रही थी कि खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, क्या बना रही हैं आप? हज़ल के घूरने पर दनानीर घर भर आई। कोफ्ते बना रही हूँ। हज़ल ने दनानीर के आगे फलों से भरी प्लेट रखी जो अभी वो दनानीर के लिए काट रही थी। क्या कोफ्ते? कोफ्ते तो मुझे बहुत पसंद है। दनानीर ने प्लेट से उठाकर अंगूर खाया। तुम्हें क्या नहीं पसंद मोटो? हर खाने वाली चीज़ तो तुम्हारी पसंदीदा होती है। जवाब किचन में दाखिल होते हाजिम की तरफ से आया था और हस्बे आदत उसने खुद को मोटो कहने पर मुंह फुला लिया था। हाँ तो इसमें बुराई ही क्या है? अब तुम्हें कौन बताए मोटो क्या बुराई है इसमें? अगर तुम ऐसी ही खाती रही तो पहले ही इतनी मोटी हो और मोटी हो जाओगी। मोटो, हाजिम ने दनानीर के आगे रखी प्लेट में से सेब का टुकड़ा उठाकर मुंह में रखा। मुझे मोटो ना कहें हाजिम भाई। दनानीर मोटी नहीं थी, बस उसके गाल बहुत फूले हुए थे, जिसकी वजह से हाजिम उसे मोटो कहता था। वो चिड़चिड़ाती। और तुम मुझे भाई ना कहो। हाजिम की बात पर जहाँ हज़ल और दनानीर ने उसे चौंक कर देखा, वहीं आलिया ने भी अपना काम छोड़कर उसे देखा। हाजिम सब का यूं एकदम खुद को घूरने पर घबराया। मेरा मतलब था मैं किसी मोटी लड़की का भाई नहीं हूँ, इसलिए मुझे भाई ना बोलो। और वैसे एक बात बताऊँ मोटो, तुम इतने कैसे खा लेती हो? आखिर तुम इतनी मोटी क्यों हो? हाजिम ने एक बार फिर दनानीर की प्लेट में से सेब उठाकर खाया। हमारे घर का फ्रिज ख़राब है हाजिम भाई। दनानीर के लहजे में मासूमियत ही मासूमियत थी। तो हाजिम ने अचंभे से पूछा। हज़ल ने भी उसे देखा। तो सब कुछ मुझे खाना पड़ता है?
वाह क्या बात है तुम्हारी मोटो। हाजिम ने कहकर दोबारा दनानीर की प्लेट की जानिब हाथ बढ़ाया। इससे पहले ही दनानीर ने जल्दी से सेब का टुकड़ा उठाकर मुंह में रखा और हाजिम को फातिहाना मुस्कुराहट से देखा। हल्की फुल्की फुहार सुबह से हो रही थी। हवा में गीली मिट्टी की खुशबू रची हुई थी जो बहुत भली मालूम होती थी। आर्यन भाई, आप पार्टी में जा रहे हैं ना? मुझे भी जाते हुए सरतोष के घर छोड़ दें। मैरून जॉर्जेट के सादा से शलवार कमीज पर मैरून ही शिफॉन का दुपट्टा ओढ़ा हुआ था जिस पर बारीक कढ़ाई हुई थी। अलबत्ता सर्दी की वजह से ब्लैक शॉल भी ओढ़ रखी थी। पैरों में भी मैरून हुस्से पहने हुए थे, यानी वह पूरी अनार बनी खड़ी थी। शहद रंग आंखों में गहरा काजल था। गंदमी रंगत सुनहरी मालूम हो रही थी। चलो, आर्यन इतना बोलकर आगे बढ़ गया। हजील की दोस्त सरतोष का घर आलम पेविलियन के बहुत करीब था। सरतोष के घर और आलम पेविलियन में बस 5 मिनट की मुसाफत का फ़र्क था। इसलिए आर्यन फ़ौरन मान गया हजील को अपने साथ लेकर जाने के लिए। वो आउट ऑफ द वे खुद भी वहीं जा रहा था। और भी नहीं पड़ेगा उसे आउट ऑफ द वे। हज़ल लॉन्च अबूर करती दरवाजे तक पहुंची। अभी दरवाजे पर ही खड़ी थी कि ठंडी हवा का झोंका आर पार हुआ। वो बेसाख्ता कपाई शाल को अच्छे से इर्द गिर्द ओढ़ा। अवाइल नवंबर के दिन थे। अगरचे दर्जा हरारत मनफी से ऊपर रहता मगर फिर भी सर्दी की शिद्दत महसूस होती रहती। पौने घंटे का रास्ता 1.5 घंटे में तय हुआ। एक तो छुट्टी के दिन की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक बहुत था, ऊपर से बारिश की वजह से सड़क गीली थी। एहतियात से ड्राइविंग करनी पड़ी। 1.5 घंटे बाद जब सरतोष के घर के बाहर गाड़ी रुकी तो हज़ल ये देखकर भौंचा कर रह गई कि सरतोष के घर पर ताला लगा हुआ था। यानी आर्यन से भी अब उसे बातें सुननी पड़ेंगी। तुम्हारी दोस्त तो घर पर ही नहीं है। तुमने घर से निकलने से पहले से कॉल नहीं की थी? आर्यन के सवाल पर अब उसे क्या बताती कि घर से निकलने से पहले उसने बहुत कॉल करने की कोशिश की थी पर सिग्नल ना आने की वजह से कॉल गई ही नहीं थी। बताओ हज़ल, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। कॉल की थी पर उसने कॉल उठाई नहीं। झूठ का सहारा लिया गया। सिग्नल वाली बात पर ज़्यादा डांट पड़ती। उफ, जब उसने कॉल अटेंड नहीं की थी तो तुम्हें आने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था ना? आर्यन एक नज़र घड़ी पर डाली। 8:30 हो रहे थे। तुम्हें वापस छोड़ने जाऊंगा 1.5 घंटा लगेगा, यानी 10 बज जाएंगे। फिर वापस आने में मुझे मज़ीद 1.5 घंटा लगेगा, यानी 11:30 बजे। और पार्टी इज़ द ओवर। मैं दोबारा पहुंचूंगा, मतलब पार्टी। आर्यन ने परेशानी से सर सीट से टकाया। तो आप ना जाएं आज पार्टी में? कौन सा आपके ना जाने से किसी को कोई फ़र्क पड़ेगा? पार्टी आपके लिए थोड़ी ना रखी गई है। हज़ल की बात पर आर्यन ने गुस्से से उसे घूरा। अगर मैं पार्टी में ना गया तो सर बारिश उसे अपनी इंसल्ट फील करेंगे। उन्होंने पूरी टीम को अपनी शानो शौकत और अपना रुतबा दिखाने के लिए इस पार्टी में इनवाइट किया है और हमारी टीम में से कोई एक भी उनकी पार्टी में भी नहीं जाएगा तो सर बारिश को बुरा लगेगा। वो दूसरे दिन ऑफिस में उस पर से गुस्सा होंगे। तो आप अपनी खुशी से नहीं जा रहे बल्कि इसलिए जा रहे हैं कि कहीं आपकी जॉब को ख़तरा ना हो? हज़ल ने हैरत से पूछा। मैं क्या टीम का कोई भी बंदा अपनी मर्जी से नहीं जा रहा इस पार्टी में। सबको अपनी जॉब की परवाह है। सर बारिश को शौक है अपनी दौलत से दूसरों को मरऊब करने और उन पर रौब जमाने का। तो क्या आपकी सर ने सिर्फ अपनी दौलत की नुमाइश के लिए आप लोगों को पार्टी की दावत दी है? ये लोग तो इसकी सोच से भी ज़्यादा घटिया थे। तो तुम्हें क्या लगता है, उन्हें हमसे मोहब्बत है या हम उनके लिए इतने अहम हैं कि वो हमें अपनी फैमिली पार्टी में इनवाइट करेंगे? आर्यन ने कहकर सर झटका। अब बताओ मैं तुम्हारा क्या करूं? एक नज़र अपने हाथों में बंधी घड़ी को देखकर आर्यन ने हज़ल से पूछा। लहजे में बरहमी भी थी और झंझलाहट भी, और हज़ल की अपनी गलती थी इसलिए वो अपनी इस बरहमी को मजबूरन बर्दाश्त भी कर रही थी। आप ऐसा करें, मुझे किसी करीबी पार्क में छोड़ दें, वापसी में ले लीजिएगा। हज़ल को इस वक्त सिर्फ एक यही हाल नज़र आया जहाँ के इलाके से भी हमें वाकफियत नहीं है। अब इसके लहजे में फ़िक्र थी। अब फिर आप ही बताएं क्या करें हम? इल्तान को भी नहीं बुला सकता, इसको आने में 1.5 घंटा लग जाएगा। आर्यन ने खुद कलामी की। फिर जैसे उसे ख्याल आया, तुम ऐसा करो मेरे साथ ही चलो पार्टी में। आर्यन की बात पर वो करंट खाकर सीधी हुई। नहीं भाई, मैं कैसे जा सकती हूँ? मेरा तो इनविटेशन भी नहीं आया। और वो क्या सोचेंगे, मुझे तो अंदर भी जाने नहीं देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे? मेरे पास इनविटेशन कार्ड है और वहाँ पर मेरी फैमिली कोलीग्स होंगी। तुम उनके साथ बैठ जाना। थोड़ी देर की तो बात है हज़ल। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आपके बॉस क्या सोचेंगे? ऐसे ही मुंह उठाकर आगे पार्टी में। हज़ल को किसी भी हालत में पार्टी में नहीं जाना था।
सर कुछ नहीं सोचेंगे, बल्कि वो तो खुश होंगे कि एक और शख्स आ गया उनकी दौलत से मरऊब होने। भाई नहीं ना, मुझे नहीं जाना हाजिल, मैं उन्हें बता दूंगा, किसी इमरजेंसी का कह दूंगा, कोई भी बहाना बना दूंगा, वो बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन मेरे कपड़े, हाजिल ने एक और बहाना बनाया। बिल्कुल ठीक है कपड़े, बस अब तुम मेरे साथ पार्टी में चल रही हो, मैं तुम्हें वापस छोड़ने नहीं जा रहा। और हाजिल जैसी खुददार लड़की के लिए किसी ऐसी पार्टी में जाना जहां उसे इनवाइट ना किया हो, शर्म से डूब मरने का मुकाम था।